नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं, अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपका स्वागत है सर। और अक्सर हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो देश में सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं, या फिर वो ऐसे मुद्दे जो देश को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। समस्या के साथ साथ समाधान का भी जिक्र करते हैं। आज एक ऐसे ही टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे, हमसे, आपके परिवारों से, सबसे है। मसलन अश्वनी जी, हत्या करना अपराध है। हत्या का आरोप भी अगर किसी पर लग जाए तो उसको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, या अगर वो उसमें इन्वॉल्व पाया जाए तो फिर उस पर केस चलता है। लेकिन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष तौर पर हो, किसी को मौत के रास्ते पर लेकर जाना, यह अपराध घोषित क्यों नहीं होता है? मसलन मेरे कहने का यह मतलब है, नकली घी, नकली पनीर, जितनी भी मिलावटी चीजें बिक रही हैं जो सीधे सीधे आपकी और हमारी सेहत पर असर डाल रही हैं, लोगों की मौत तक हो सकती है, इतना ज्यादा उनमें मिलावट का सामान मिलाया जा रहा है, उन पर यह वाला एक्शन क्यों नहीं होता है? अप्रत्यक्ष तौर पर वो भी तो किसी की जान की हानि कर रहे हैं ना। नहीं, उसमें अंतर भी है कि सीधे सीधे अगर मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट में मर गया तो मर गया, कम से कम हॉस्पिटल का बिल तो बच जाता है। ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने सीधे सीधे गोली मार दिया और वहीं खत्म हो गया ऑन स्पॉट, तो भी परिवार का आर्थिक नुकसान नहीं होता, एक व्यक्ति चला गया वो नुकसान होता है। यहां नकली घी खिलाया जाता, व्यक्ति बीमार होता है, उसका 10-20 लाख रुपए हॉस्पिटल में जाता, फिर वो खत्म होता, फिर उसकी किडनी खराब होकर खत्म होती है। आपको मैं बताऊं, अभी गोरखपुर में एक व्यक्ति पकड़ा गया, वो 25 लीटर दूध से 40 कुंतल पनीर बना रहा था। दूध 25 लीटर और पनीर 40 कुंतल। अब आप सोचिए कि 40 कुंतल पनीर पर डे जो बन रही थी, तो 40 कुंतल पर डे बिक रही थी। 40 कुंतल पनीर जो पर डे बिक रही थी, तो कहां जा रही होगी? शादी विवाह में जा रही होगी, रेस्टोरेंट में जा रही होगी, होटलों में जा रही होगी। कितने लोग खा रहे होंगे? 40 कुंतल पनीर कम से कम 4 लाख लोग खा रहे होंगे। एवरेज 100 ग्राम पनीर आप निकाल के चलिए कि एक आदमी 100 ग्राम पनीर खा रहा है, वैसे 50 ग्राम पनीर खाता है, तो पर डे वो 4 लाख लोगों को जहर दे रहा था। अब वो नकली वाली पनीर खाने से किसी की किडनी खराब होगी, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, किसी का बीपी बढ़ेगा, किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी को कैंसर भी होगी, ऐसे दुनिया भर की बीमारियां बढ़ेंगी। और उस बीमारी के बाद, वो पनीर खाने के बाद उनके घर का किसी का 10 लाख खर्च होगा, किसी का 5 लाख खर्च होगा, किसी का 20 लाख खर्च होगा, और अंत में किसी बहन बेटी का सिंदूर उजड़ेगा, कोई बच्चा अनाथ होगा, किसी की मां मरेगी, किसी का पिता मरेगा, किसी का बेटा मरेगा, किसी का दामाद मरेगा। और ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे देश में मिलावटखोरी वाला कानून महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। एक तो कानून महाघटिया महासड़ा हुआ, दूसरा सजा होती नहीं है। दुनिया के कई देशों में खान पान की वस्तुओं में मिलावटखोरी करना, नम्रता जी, जघन्य अपराध माना गया है। जघन्य अपराध मतलब इसमें आजीवन कारावास, फांसी की व्यवस्था होती है। मेरा यह कहना है, क्राइम दो तरीके के होते हैं, एक प्लान्ड क्राइम होता है, एक अनप्लान्ड क्राइम होता है। अनप्लान्ड क्राइम, आप जा रहे थे, आपकी सड़क, आपकी रोड एक्सीडेंट हो गया, दो गाड़ियां आपस में लड़ गई, आपको गुस्सा आया, उसमें से एक व्यक्ति निकला और दूसरे को मार दिया, वो खत्म हो गया। ये अनप्लान्ड क्राइम है, ना उसकी पहले से एक्सीडेंट की इच्छा थी, ना किसी को मारने की इच्छा थी, रोड रेज हो गया। ये समझ में आता है भाई, ठीक है, इसमें तो चलो कम सजा हो, समझ में आती। लेकिन जहां बाकायदा जानते हुए कि मेरी पनीर खा के, मेरा नकली दूध पी के, मेरा नकली मावा खा के, मेरी नकली मिठाई खा के, मेरा नकली तेल खा के, मेरे नकली दवाई खा के यहां ये व्यक्ति मरेगा, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए। ऐसा हमारे पास कोई कानून ही नहीं है। ऐसे लोगों का फास्ट ट्रैक उनको सजा होनी चाहिए, 6 महीने साल भर के अंदर सजा होनी चाहिए। ऐसा हमारे पास कोई कानून ही नहीं है। ऐसे गद्दारों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, ऐसा हमारे पास कोई कानून ही नहीं। आप जरा सोचिए ना, भारत में नकली सामान खाने के साथ साथ लोग एयर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हमारी और आपकी उम्र है वो 12 साल कम है। ये एम्स का सर्वे है और भी कई स्थानों का सर्वे है कि दिल्ली वालों की उम्र जो है 12 साल कम हो चुकी है। हम 12 साल कम जिएंगे, और ये सच भी है। दिल्ली में 80 से ऊपर लोग जा नहीं रहे हैं, 80 के पहले पहले खत्म हो रहे हैं, ये कड़ी सच्चाई है। एयर पोल्यूशन का मूल कारण घटिया कानून, वाटर पोल्यूशन का मूल कारण घटिया कानून, नॉइज पोल्यूशन से हजारों लोग मर रहे हैं, मूल कारण घटिया कानून, लैंड पोल्यूशन के कारण कैंसर हो रहा है। जो जमीन बर्बाद की जाती है और उस जमीन से जो फसल पैदा होती है उससे कैंसर होता है।
पंजाब का गेहूं खा खा के कितने लोग बीमार हो रहे हैं, इस पे कभी रिसर्च नहीं हुआ। अगर रिसर्च हो तो पता चले कि क्या उस गेहूं से क्या क्या हो रहा है। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन करना, इसको हमने जघन्य अपराध नहीं बनाया। दूध घी में मिलावट, तेल में मिलावट, सब्जी में मिलावट, फल में मिलावट, सब में मिलावटखोरी करना, इसको हमने जघन्य अपराध नहीं बनाया। तो नतीजा क्या है? खौफ पैदा नहीं हो रहा है, करते जा रहे हैं लोग, करते जा रहे हैं। और फिर इसमें कंपटीशन होता है। अगर एक व्यक्ति मिलावटखोरी करके नकली सामान बेच के करोड़पति बन गया तो उसका पड़ोसी चाहेगा मैं भी मिलावटखोरी कर लूं, मैं भी नकली सामान बेच लूं, मैं अरबपति बन जाऊं। ये तो फिर कंपटीशन होता है ना कि एक व्यक्ति इतना कमा रहा है तो मैं इतना कमाऊं। और हर चीज में मिलावटखोरी हो रही है। ऐसा मतलब शैम्पू से लेके, साबुन से लेके, चावल, दाल, दूध, घी, पनीर, तेल, मिठाई, लड्डू, ऐसा कोई सामान नहीं है जहां मिलावटखोरी नहीं चल रही है। दो कारण है। पहला, एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, बिल्कुल। लोगों को सही सामान नहीं मिल पा रहा है। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो मिलावटखोरी होती है। हमारे पास शुद्ध दूध के लिए हमारे पास इतनी गाय नहीं है, क्योंकि भाई गाय क्या करती है? 3 साल में एक बच्चा देती है। इंसान यहाँ हर साल एक बच्चा दे रहा है यहाँ। तो इंसानों की जनसंख्या ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, गाय और भैंस की जनसंख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो दूध उतना तेजी के साथ नहीं हो रहा है। तो नतीजा क्या होगा? मिलावटखोरी होगी। बिल्कुल। और न कानून का खौफ है। एक तो जनसंख्या विस्फोट का डिमांड ज्यादा है, दूसरी तरफ कानून का खौफ नहीं है, लोगों को सजा नहीं होती। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में कितने दिनों से देख रहा हूं, इतने सालों से आज तक किसी मिलावटखोर को 10-20 साल की सजा नहीं हुई। कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता के साथ ध्यान भी नहीं दिया कि भाई जिस मिलावटखोरी के कारण इतने लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, मतलब घिस घिस के मर रहे हैं, 10 साल 20 साल पहले उस बेड पे रहते हैं तब जाके मरते हैं, हम उसके लिए हम कुछ तो करें। ये हत्या से कम नहीं है, इसको जघन्य अपराध घोषित करने की जरूरत है। और मुझे लगता है अश्विनी जी, ये तो जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अब इनकी देखा देखी बड़े बड़े व्यापारी भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है उन डॉक्टर्स पर जो दवा का रेट खुद से डिसाइड कर रहे हैं। आप और मैं ये टॉपिक डिस्कस करने वाले थे, मुझे लगता है हमें इसी में कर लेना चाहिए कि उन डॉक्टर्स का क्या किया जाए, क्योंकि उनको तो भगवान का रूप देखते हैं हम। लेकिन अगर वो 10 रुपए की गोली को 100 रुपए की बेच रहे हैं या वो डिसाइड कर रहे हैं, जो मैं अभी कहीं पर खबर पढ़ रही थी, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? ये कड़वी सच्चाई है। 2000 साल पहले तक पूरी दुनिया में भारत का जो नाम था वो 3 चीजों के लिए था। हमारी शिक्षा व्यवस्था सर्वोत्तम थी, हमारी न्याय व्यवस्था सर्वोत्तम थी, हमारी चिकित्सा व्यवस्था सर्वोत्तम थी। तो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, ये भारत का दुनिया में सबसे अच्छा था और ये निःशुल्क था। शिक्षा में यहाँ कोई बहुत फीस नहीं लगती थी, आज सबसे बड़ा धंधा हो चुका है एजुकेशन। चिकित्सा में यहाँ वैद्य जो है बस थोड़ा बहुत ले लेते थे अपने जीवन यापन के लिए और दवाइयाँ दिया करते थे। आज की डेट में हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ा उद्योग बन गया, सबसे बड़ा कारोबार बन गया। सेम वही न्याय, न्याय यहाँ मुफ्त में था। 5 लोग बैठते थे, दोनों पक्षों को सुनते थे, फैसला कर दिया करते थे। और आज की डेट में ऑक्सफोर्ड और लंदन से पढ़ के आए जज जो फैसला 20 साल में करते हैं, हमारे यहाँ 5वीं पास वही लोग वही फैसला 1 दिन या 2 दिन में कर दिया करते थे। ये भी कड़वी सच्चाई है। तो भारत की शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम थी। आज की डेट में शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था माफिया चला रहे हैं। ये मैं शब्द यूज कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ यूज कर रहा हूं। एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा का पूरा एजुकेशन माफिया चला रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा का पूरा हेल्थ माफिया चला रहे हैं। फार्मा माफिया चला रहे हैं, दवा बनाने वाली कंपनियां चला रहे हैं। आप जरा सोचो, हमने एमआरपी के लिए कोई फार्मूला तय नहीं किया। एमआरपी हमने मैन्युफैक्चरर के ऊपर छोड़ दिया, भैया तू बना और तुम ही एमआरपी लिख लो। आज तक किसी भी सरकार ने एमआरपी का क्या फार्मूला होगा ये डिसाइड ही नहीं किया कि भाई कितनी लागत आएगी, उसके कितना गुना महंगा आप बेच सकते हो, इसका कोई फार्मूला तो होनी चाहिए। 4 रुपए की दवाई 400 रुपए में बिक रही है। ये स्टिंग भी हुआ और कई बार सामने आ चुका है। 4 रुपए, जिस दवाई की टोटल लागत 4 रुपए है, यानी उसकी बिजली की लागत, उसके साल्ट की लागत, उसकी सेल्स की लागत, पूरे स्टाफ की वेतन भत्ता सब मिलाने के बाद जो दवा 4 रुपए में बनती है वो जाके 400 रुपए में बिक रही है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि हम डॉक्टर नहीं पैदा कर रहे हैं, हम फार्मा माफियाओं के एजेंट बना रहे, एजेंट पैदा कर रहे हैं। एक करोड़ रुपए दे के लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जैसे वो डॉक्टर बनेंगे वो 1 करोड़ अपनी वसूलेंगे। और 1 करोड़ वसूलेंगे तो कैसे वसूलेंगे कि जहां 1 दवाई चाहिए वहां 3 दवाई देंगे, जहां 1 टेस्ट लिखना चाहिए वहां 3 टेस्ट करवाएंगे, जहां एक बिना ऑपरेशन के काम हो सकता वहां ऑपरेशन भी करेंगे। और अब तो ये बुरा एक सिस्टम हो गया ना। अल्टीमेटली हमने क्या किया, जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम दवाई को भी कैलकुलेट करते हैं। दवा बनाने वाली कंपनी चाहेगी क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हों,
तो वो ऐसा सिस्टम चाहेगी कि मैक्सिमम लोग बीमार होते चले जाएं, और बीमार न भी हों तो डॉक्टर कम से कम उनको बीमार बता बता के उनको दवाई देती रहे। तो सारे के सारे जो दूरी, मतलब कोई एक टेस्ट करना हो तो 10 टेस्ट करवा लेंगे, एक दवाई देनी होगी 10 दवाई कर देंगे। और फार्मा कंपनियों का जो सिंथेटिक ड्रग बनाती है उसका नुकसान ये है कि एक बीमारी ठीक होती है तो 3 बीमारी शुरू हो जाती है। हमारा जो अपना हेल्थ केयर सिस्टम है वो प्रिवेंशन पे आधारित है। कहते नहीं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी नेचुरोपैथी, एक बीमारी के इलाज आप कराइए तो कम से कम 4 बीमारियां और ठीक हो जाएंगी। ये मैंने अपने घर में देखा। हमारे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आरएमएल में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फिर आयुर्वेद का सहारा लिया, नतीजा क्या हुआ, घुटना ठीक हो गया। और हम गए थे पिताजी का घुटना ठीक कराने, उनके हड्डियों में दिक्कत थी, उनके कमर में दिक्कत थी, उनके बैकबोन में दिक्कत थी। वो घुटना ठीक करते करते बाकी 3-4 बीमारियां भी ठीक हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम घुटने का ट्रांसप्लांट कराते तो हो सकता है घुटने के ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाइयां थी उसके साइड इफेक्ट हो गए, कहीं उनके हिप के ऊपर असर पड़ता है, कहीं और असर पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है। मैं क्यों कह रहा हूं फार्मा माफिया चला रहे हैं? क्योंकि हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं। भारत में आज भी मेडिकल में न महर्षि चरक को पढ़ाया जा रहा है, न महर्षि सुश्रुत को पढ़ाया जा रहा है, न महर्षि वाग्भट को पढ़ाया जा रहा है, न महर्षि भावप्रकाश को पढ़ाया जा रहा है, महर्षि सारंगधर को पढ़ाया जा रहा है। ये हमारे मतलब हमारे ज्ञानी लोग थे, हमारे महर्षि थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को चिकित्सा सिखाया, पूरी दुनिया को उन्होंने फिजिक्स सिखाई। उनको हम पढ़ाते ही नहीं। एक बात और, जैसे आप इंजीनियरिंग करिए तो आप इलेक्ट्रिकल से करिए, सिविल से करिए, मैकेनिकल से करिए, किसी से करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। अगर आप लॉ करिए तो आपको किसी भी फील्ड में जाना है, क्रिमिनल लॉ में जाना, सिविल लॉ में जाना, टैक्स लॉ में जाना है, कारपोरेट लॉ में जो भी प्रैक्टिस करना है, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। आप अगर MBA करिए, HR से करिए, मार्केटिंग से करिए, सेल से करिए, किसी से भी करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में फार्मा माफियाओं ने फर्स्ट ईयर को आज तक कॉमन नहीं होने दिया। इस पे मैंने PIL फाइल किया है कि फर्स्ट ईयर मेडिकल का कॉमन होना चाहिए, और फर्स्ट ईयर में विदेशी चिकित्सा व्यवस्था नहीं बल्कि भारतीय चिकित्सा व्यवस्था ही सबको पढ़ानी चाहिए। आप BAMS करना चाहते हैं, आप BHMS करना चाहते हैं, आप BDS करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आप भारतीय चिकित्सा को पढ़िए। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि सारंगधर, महर्षि भावप्रकाश, ये जो हमारे बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, पहले उनको पढ़ के ये तो समझ लीजिए कि बीमारी रुकेगी कैसे। जो विदेशी चिकित्सा व्यवस्था है, जिसको आप एलोपैथ कहते हैं, वो क्योर करती है, प्रिवेंशन नहीं करती। वो बीमारी को दबा देती है, बीमारी को रोक देती है, लेकिन वो बीमारी कहां से शुरू हुई उसको ठीक नहीं करती। हमारी चिकित्सा व्यवस्था प्रिवेंशन करती है। अच्छा, कितना भेदभाव हो रहा है भारत की चिकित्सा सिस्टम में, आपको बताता हूं। दवाओं, जो दांतों का डॉक्टर उसको क्या कहेंगे, BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जो आयुर्वेद का डॉक्टर उसको क्या कहेंगे, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है। लेकिन जो एलोपैथ का डॉक्टर है उसको BMBS नहीं कहते। कायदे से जब BDS है, BAMS है, BHMS है, तो एलोपैथ के डॉक्टर में BMBS होना चाहिए, लेकिन उसको MBBS कहते हैं। MBBS M पहले आ जाता तो लोग अच्छा तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, है वो भी ग्रेजुएट, लेकिन उसका नाम MBBS हो गया। तो ये हमने जो भेदभाव किया। योग हमने आज तक अपने स्कूलों में अनिवार्य नहीं किया। फार्मा माफिया चाहते नहीं है कि स्कूलों में योग अनिवार्य हो जाए, क्योंकि योग अनिवार्य हो जाएगा, लोग इतने जागरूक हो जाएंगे, बीमार नहीं होंगे तो उनका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फार्मा माफिया चाहते नहीं महर्षि पतंजलि को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया जाए। फार्मा माफिया चाहते नहीं है कि भारतीय चिकित्सा व्यवस्था प्रमोट। फार्मा माफिया चाहते नहीं कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य हो जाए, क्योंकि सूर्य नमस्कार बच्चे अगर बचपन से करना शुरू कर देंगे तो बीमार नहीं होंगे तो जो इनका जो करोड़ों का कारोबार ही कैसे चलेगा। तो ये बड़े प्लान्ड वे में जो फार्मा माफिया, उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। तो भारत को स्वस्थ बनाने के लिए जो चीजें होनी चाहिए, योग अनिवार्य होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, भोजन कब करना, कब नहीं करना, कितनी देर में करना, क्या एवरेज होना चाहिए, ये हमारी परंपरा रही। हमारे यहाँ तो अभी जो फास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट अमेरिका ने अब शुरू किया, हमारे यहाँ कितने सालों से था कि सूर्योदय से सूर्यास्त में ही खाना चाहिए। जैन पंथ वाले आज भी फॉलो करते हैं, सूर्योदय के बाद खाते हैं, सूर्यास्त से पहले खाते हैं, बीच में खाते नहीं। 2 बार भोजन करना ही हमारा सिस्टम पहले से रहा, लेकिन हम उसको भूल गए, हम उसको पढ़ा नहीं रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि अगर पढ़ लेंगे तो बीमार कम होंगे, अब बीमार कम होंगे तो फार्मा माफियाओं की दवाई कौन खाएगा? तो दवाइयां उनकी बिकती रहे, इसलिए वो बाकायदा स्कूल कॉलेज में डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, अपनी दवाइयां बढ़ा रहे हैं, एक दवाई के बदले 3 दवाई खिला रहे हैं, एक टेस्ट के बदले 3 टेस्ट करवा रहे हैं, ऑपरेशन नहीं करना है तो भी ऑपरेशन करवा रहे हैं।
आज की डेट में आप 25-30 साल पहले बहुत रेयरली सुनते थे कि सीजेरियन ऑपरेशन हुआ है, रेयरली सुनते थे। मतलब 1990 के दशक तक बहुत रेयर था कि हाँ भैया, ऐसे लगता था कि 100 डिलीवरी होती थी उसमें एक ऑपरेशन होता था, 99 नॉर्मल डिलीवरी वो भी बहुत कोई क्रिटिकल केस हो। बहुत क्रिटिकल केस होता था, तब जाके सीजेरियन होता था। आज की डेट में मुझे लगता है कि 90% शहरों में तो 90% सीजेरियन केस हो रहा है। हॉस्पिटल वाले पैसा तो कमा ले रहे हैं, लेकिन उस माँ की क्या हालत हो रही है, उस पत्नी की क्या हालत हो रखी है, पूरे जीवन के लिए उसको दिक्कत आ गई। शरीर का एक हिस्सा अगर काटा गया, फाड़ा गया तो उसको कहीं सामान्य तो नहीं रहेगा, दिक्कत तो आएगी। तो नॉर्मल के अगर लोग योग करें, प्राणायाम करें, ये सब कुछ करते रहेंगे तो शायद ये सीजेरियन डिलीवरी नहीं होगी। सीजेरियन डिलीवरी नहीं होगी तो फिर जो हॉस्पिटल माफिया हैं, जो दवा माफिया हैं, जो फार्मा माफिया हैं, उनकी दुकान कैसे चलेगी। तो ये बड़े प्लान्ड वे में ये किया गया है कि हमारे पूरे जो हेल्थ सिस्टम था उसको हाईजैक कर लिया गया है और हमें दवा खाने के लिए मजबूर कर दिया है, ऑपरेशन कराने के लिए मजबूर कर दिया है और हमें कमजोर होने के लिए मजबूर कर दिया गया है। बिल्कुल, तो ये अब जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि अपने आस पड़ोस में देखना है कि कहां पर आपको महसूस हो रहा है कि कितना इनपुट है और कितना आउटपुट हो रहा है। मतलब जैसे कि आप शुरुआत में बता रहे थे कि कितना कम लीटर, 25 लीटर दूध से कितना ज्यादा क्विंटल 40 पनीर बन क्विंटल, रहा था। 40 बताइए, क्विंटल, हाँ। ये थोड़ी क्वांटिटी नहीं है, ये बहुत क्वांटिटी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए भी जरूरी है। और बाकी अपने घर में बहुत सारी चीजों की शुरुआत कीजिए। जैसे हम अगर डॉक्टर माफिया या इस पूरे फार्मेसी की बात कर रहे थे, तो अपने घर पर भी योगा वगैरह शुरू कीजिए ताकि आप अपने बेस को, अपने आप को मजबूत रख सकें और आने वाली पीढ़ियां भी मजबूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि इस वीडियो पर आपकी राय क्या है।